बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि चंद्रकांता का मूल आधार है। आपको ये बताना है कि चंद्रकांता जो उपन्यास है इसका मूल आधार क्या है। ए कह रहा विशाखदत्त, बी कह रहा तिलिस्म होशरुबा, सी कह रहा मुद्रा राक्षस और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चंद्रकांता का मूल आधार क्या है। विशाखदत्त है, तिलिस्म होशरुबा है, मुद्रा राक्षस है या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों, जो चंद्रकांता है इसका मूल आधार जो है वो तिलिस्म होशरुबा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरे की। तो बात होगी सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंद खत्री ने उत्पन्न किए उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। यह कथन किस समीक्षक का है? तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किस समीक्षक के द्वारा कहा गया है। ए करा मुंशी प्रेमचंद का है, बी करा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी करा डॉक्टर नगेंद्र का और डी करा किशोरीलाल गोस्वामी का। तो आपको बताना है कि कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, नगेंद्र के द्वारा या किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। तो वह जो दूसरा का विकल्प क्या सही हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन जो है वो कहा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है तिलिस्म का अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि तिलिस्म का अर्थ क्या होता है। ए कह रहा गुफा, बी कह रहा अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, सी कह रहा गतिवान और डी कह रहा दूर तक दौड़ने वाला। तो आपको बताना है कि तिलिस्म का अर्थ क्या होता है। गुफा होता है, अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना होता है, गतिवान होता है या दूर तक दौड़ने वाला होता है। तो बच्चों, तिलिस्म का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, अर्थात विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा तीसरे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहे हैं कि अयार का तात्पर्य क्या है। आपको ये बताना है कि अयार का तात्पर्य क्या है। ए कह रहा चालाक, बी कह रहा बेग से चलने वाला, सी कह रहा ए और बी दोनों और डी कह रहा है जासूस। तो आपको बताना कि अयार शब्द जो होता है इसका तात्पर्य क्या होता है। ए कह रहा है चालाक, बी कह रहा है बेग से चलने वाला, सी ए और बी दोनों और डी कह रहा है जासूस। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चालाक भी होता है और बेग से चलने वाला भी होता है। तो चौथे का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास की विशेषता है। आपको ये बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास की क्या विशेषता है। ए कह रहा कौतूहल, बी कह रहा जिज्ञासा, सी कह रहा रोचकता और डी कह रहा इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि चंद्रकांता जो उपन्यास है देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है, इस उपन्यास की विशेषता क्या है? कौतूहल, जिज्ञासा, रोचकता या इनमें से सभी। तो बच्चों, चंद्रकांता उपन्यास में कौतूहल भी है, जिज्ञासा भी है, रोचकता भी है, अर्थात इनमें से सभी। विकल्प डी जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो बच्चों, विकल्प डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवें का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास का नामकरण किया गया है। तो आपको ये बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास का नामकरण किया गया है। ए कह रहा है नायक के नाम पर, बी कह रहा है स्थान के नाम पर, सी कह रहा है घटना के नाम पर और डी कह रहा है नायिका के नाम पर। तो आपको बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास का नामकरण किसके आधार पर किया गया है। नायक के नाम के आधार पर, स्थान के नाम पर, घटना के नाम पर या नायिका के नाम पर। तो बच्चों, इस उपन्यास का नामकरण जो है वो नायिका के नाम पर किया गया है, अर्थात विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा छठवें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि तेज सिंह नामक चरित्र किस उपन्यास में है। आपको बताना है कि तेज सिंह नामक चरित्र जो है वो किस उपन्यास में है। ए कह रहा है चंद्रकांता, बी कह रहा है सिरकटी लाश, सी कह रहा है अधकिला फूल और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि तेज सिंह नामक जो चरित्र है वो किस उपन्यास में है। चंद्रकांता में, सिरकटी लाश में, अधकिला फूल में या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो तेज सिंह है वो चंद्रकांता में है। तो विकल्प ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सातवें का। चलिए बात करता है सवाल नंबर आठवें की। कह रहा है चंद्रकांता उपन्यास की शैली है। आपको ये बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास की शैली क्या है। ए कह रहा है विवेचनात्मक, बी कह रहा है फ्लैशबैक, सी कह रहा है किस्सागोई की शैली और डी कह रहा है डायरी शैली। तो आपको बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास जो है वो किस शैली में लिखा गया है। विवेचनात्मक, फ्लैशबैक, किस्सागोई की शैली या डायरी शैली। तो आपको बताना है कि चंद्रकांता किस शैली में लिखा गया है। तो बच्चों, चंद्रकांता उपन्यास की जो शैली है वो विवेचनात्मक है, अर्थात विकल्प ए जो है आपका आठवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की।
सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि प्रेमचंद शब्दादितों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यह कथन है। एक बार फिर से देखें। प्रेमचंद शताब्दियों से क्या कह रहा है? प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ये कथन किसका है? ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल का, बी कह रहा है आचार्य विनय मोहन शर्मा का, सी कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी कह रहा है कि रामविलास शर्मा का। तो आपको बताना है कि नवा जो है इसका उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों के आवाज थे। तो बच्चों ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, अर्थात इसका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा 9वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? आपको बताना है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? ए कंकाल, बी तितली, सी इरावती और डी इनमें से सभी। तो हम सभी जानते हैं कि ये सभी के सभी उपन्यास जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या जो है उन्होंने अपने किस उपन्यास में की है? कंकाल में, तितली में, इरावती में या इनमें से सभी। तो 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 10वें का उत्तर हो जाएगा तितली, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र जो है अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए कह रहा है प्रेमाश्रय, बी गोदान, सी निर्मला और डी गबन। तो आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास के सभी पात्र जो है अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए कह रहा है प्रेमाश्रय, बी गोदान, सी निर्मला और डी कह रहा है गबन। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 11 का उत्तर सही हो जाएगा बी गोदान। क्या होगा? गोदान अंतिम उपन्यास। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के हैं? आपको बताना है कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर के आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के हैं? ए जैनेन्द्र, बी अमृत राय, सी रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि ये जो विचार है वो किस समीक्षक के द्वारा दिए गए हैं? ए कह रहा है जैनेन्द्र का, बी कह रहा है अमृत राय, सी रामविलास शर्मा और डी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र। तो 12 का उत्तर क्या होगा? आपको बताना है। तो बच्चों 12 का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ये विचार जो है डॉक्टर नगेंद्र के हैं। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि कौन-सा कथन जो है वो असत्य है? आपको बताना है कि कौन-सा कथन असत्य है। ए कह रहा है प्रेमचंद व्यक्ति को नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग, व्यवस्था, परंपरा और रूढ़ियों को खलनायक मानते थे। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रेमचंद ने अपने चरित्रों की विशेषताओं को बारीकियों से उभारा है। विकल्प सी कह रहा है कि प्रेमाशय को गोदान की भूमिका कहा जा सकता है और डी कह रहा है कि प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपको असत्य लग रहा है, उसको जो है आपको बताना है। तो कौन का असत्य है? बी, ए, बी, सी या डी? कौन कथन जो है इसमें असत्य है? तो बच्चों जो इसमें असत्य कथन है वो कथन कौन सा है? वो है डी वाला ऑप्शन। कौन सा वाला? डी। प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं ऐसा एकदम नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है? आपको बताना है कि गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है। ए कह रहा है वे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बी कह रहा है वे ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं। सी कह रहा है वे प्रेमचंद के प्रवक्ता हैं और डी कह रहा है कि प्रेमचंद के नारी संबंधी विचारों को मेहता विमेंस लीग में भाषण देते समय अभिव्यक्त कर देते हैं। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि 14 का उत्तर क्या होगा। ए कह रहा है वे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बी कह रहा है वे ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं। सी कह रहा है वे प्रेमचंद के प्रवक्ता हैं और डी कह रहा है कि प्रेमचंद के नारी संबंधी विचारों को मेहता विमंस लीग में भाषण देते समय अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चों इसमें जो भूमिका नहीं है वो भूमिका इसमें बी ऑप्शन की नहीं है। वे ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं ऐसा एकदम नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यासकार जो है वो मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं आता है। ए कह रहा है जैनेन्द्र, बी कह रहा है गे, सी कह रहा है इलाज चंजोशी और डी कह रहा है वृंदावन लाल वर्मा। तो आपको बताना है कि कौन उपन्यासकार जो है वो मनोविश्लेषणवादी परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है।
तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा जो है वो मनोविश्लेषणवादी परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि जैनेंद्र अग्गे और इलाचंद जोशी ये तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको जो नीचे उपन्यास लिखे हुए हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी में, इसको काल के आरोही क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है कि कौन किस क्रम में आया हुआ है। ए कह रहा है सेवा सदन, तितली, चित्रलेखा, कितने पाकिस्तान। बी कह रहा है कितने पाकिस्तान, सेवा सदन, चित्रलेखा और तितली। सी कह रहा है तितली, सेवा सदन, कितने पाकिस्तान, चित्रलेखा। और डी कह रहा है चित्रलेखा, सेवा सदन, तितली और कितने पाकिस्तान। तो आपको इसको एक क्रम में बताना है, काल के अनुसार कौन सा क्रम इसमें सही होगा। सबसे नीचे से लेके ऊपर तक आपको जाना है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन है, सबसे बाद में कौन आया। तो बच्चों 16 का अगर विकल्प हम देखें तो 16 का विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सेवा सदन का समय 1918 है। तितली का समय अगर आप देखें तो 33 है। चित्रलेखा का 34 और कितने पाकिस्तान का सन 2000 है। सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। तिथि प्रसाद का है, चित्रलेखा भगत वर्मा का है और कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है वो कमलेश्वर का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। कह रहा है नारी मन शरीर मन देव मंदिर की भांति पवित्र है, ये कथन है। आपको ये बताना है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, ये कथन किसका है? ए कह रहा है प्रेमचंद का, बी अमृतलाल नागर का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी कह रहा है अज्ञे का। तो आपको बताना है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए प्रेमचंद के द्वारा, बी अमृत लाल नागर के द्वारा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी अकें। तो बच्चों ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा 17 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका किससे है? तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में किसका है और किससे वो कह रहा है। और क्या कह रहा है कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी जो है कलुषित नहीं होती है। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसने किससे कहा है। ए कह रहा है बाण भट्ट निपुणिका से, बी कह रहा है बाण भट्ट का भट्टनी से, सी कह रहा है निपुणिका का बाण भट्ट से और डी कह रहा है कृष्ण वर्धन का भट्टनी से। तो 18 का उत्तर आपको बताना है कि 18 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 18 का अगर उत्तर देखा जाए तो यह कथन जो है बाण भट्ट जो है वो भट्टनी से कहता है। तो विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा और यह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में मदनोत्सव का वर्णन है? तो आपको ये बताना है कि हजारी प्रसाद का वो कौन सा उपन्यास है जिसमें मदनोत्सव का वर्णन है। ए कह रहा चारू चंद्रलेख, बी कह रहा पुनर्नवा, सी कह रहा बाण भट्ट की आत्मकथा और डी कह रहा अनामदास का पोथा। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में जो है वो मदनोत्सव का वर्णन किया गया है। चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा या अनामदास का पोथा। तो 19 का उत्तर आपको बताना है कि 19 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों अगर 19 का उत्तर देखा जाए तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है। ये कथन किसका है? तो आपको बताना है कि जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करता हो, उसके अंदर की सद्भावना जाग उठे, सद्भाव जाग उठे और वो सफल उपन्यास माना जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी कह रहा है मुंशी प्रेमचंद का, सी कह रहा है बाबू देवकीनंदन खत्री का और डी कह रहा है चतुर्सेन शास्त्री का। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। चलिए बताइए भाई, तो किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों ये कथन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी जो है 20वीं का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 में। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। ए कह रहा है यथार्थवादी उपन्यास चरित्रों को पाठक के सामने नग्न यथार्थ रूप में रख देता है। बी कह रहा है कि उसके चरित्र उसकी कमजोरियों और खूबियों दिखाते हुए जीवन लीला समाप्त करते हैं। सी कह रहा है कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, हमारी विशेषताओं, हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्रण करता है और डी कह रहा है कि प्रेमचंद के सभी औपन्यासिक चरित्र यथार्थवादी हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से कथन जो है वो असत्य है। ए असत्य है, बी असत्य है, सी असत्य है या डी असत्य है। तो 21 का उत्तर बताइए कौन सा असत्य है। तो बच्चों 21 में जो असत्य है वो डी असत्य है। कौन सा? डी असत्य है, बाकी सभी के सभी क्या है? सत्य हैं। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि आदर्शवाद का तात्पर्य ऐसे चरित्रों से हमें परिचित कराना जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ वासना से रहित होते हैं और साधु प्रकृति के होते हैं।
यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा प्रेमचंद का है, बी कह रहा डॉक्टर नगेंद्र का है, सी कह रहा देवकीनंदन खत्री का है और डी कह रहा भगवत चरण वर्मा का है। तो आपको बताना है कि ये जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है। प्रेमचंद का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, देवकीनंदन खत्री का कथन है या भगवती चरण वर्मा का कथन है। तो बच्चों अगर 22 का उत्तर देखा जाए तो ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? यह प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा जो है वो कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।